नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 29वां भाग है और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमने पढ़ा। एशिया महाद्वीप में वनों के बारे में हमने पढ़ा। घास के जो मैदान हैं एशिया महाद्वीप में उनके बारे में हमने पढ़ा। मरुस्थलीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति आदि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम एशिया महाद्वीप की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी एशिया महाद्वीप की जो एशियन कॉन्टिनेंट की सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जो मिट्टियाँ क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। तो मिट्टियाँ क्या होती हैं? मिट्टी या मृदा जो होती है वो भूपृष्ठ पर जो स्थित ढीले ढाले कणों वाली जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। भूपृष्ठ पर उपस्थित ढीले कणों वाली परत या ढीली सैलों वाली जो परत होती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यानी भूपृष्ठ या मिट्टी या मृदा क्या होती है? भूपृष्ठ पर ढीले और महीन कणों वाली जो एक परत होती है वह क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ढीले कणों वाली और साथ में क्या होती है? महीन कण परत क्या कहलाती है? मृदा या सोइल कहलाती है। अब मृदा क्या होती है? जिसमें पेड़ पौधे हैं उगते हैं, फसलें हम बोते हैं उगते हैं, यानी इसमें एक उपजाऊपन होता है जो कि पेड़ पौधों को, वनस्पति को बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। अब जिसमें मृदा में क्या होते हैं? खनिज कण होते हैं, ह्यूमस होती है, आर्द्रता होती है, वायु भी इसके छिद्रों में समाहित होती है। मृदा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? खनिज कण, इसके अलावा इसमें ह्यूमस यानी जीवावशेष होते हैं। इसके अलावा इसमें आर्द्रता होती है। इसके अलावा इसमें क्या होती है? वायु भी। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं? मृदा में होती हैं। खनिज कण ये क्या होते हैं? मृदा को आधार प्रदान करते हैं। ह्यूमस विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ उनके पत्ते वगैरह जो मिट्टी में या मृदा में मिलते रहते हैं, वनस्पति जीवों के अवशेष हैं वो मृदा में मिलते रहते हैं। उनसे किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। वर्षा के माध्यम से जो जल मृदा में पहुंचता है वो आर्द्रता का निर्माण करता है। इसके अलावा मृदा के जो रंध्र होते हैं उनमें क्या उसमें क्या पाई जाती है? उनमें वायु पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा भूपृष्ठ पर उपस्थित ढीले व महीन कणों वाली क्या होती है? एक परत होती है जिसमें खनिज कण पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं, आर्द्रता, वायु आदि हैं वो संयुक्त रूप से इसमें पाए जाते हैं। अब मिट्टी जो ऊपरी परत होती है उसके नीचे मूल सेल उपस्थित होती है। मृदा की या मृदा के नीचे मूल सेल उपस्थित होती है। मृदा के नीचे क्या होती है? मूल सेल। मूल सेल क्या होती है? जिसके अपक्षय एवं अपर्दन से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। यानी जब मूल सेल का अपक्षय एवं अपर्दन होता है तो उससे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। मूल सेल के गुण है वो मृदा में देखने को मिलते हैं, यानी इसके गुण है वो मूल सेल के ऊपर ही आधारित होते हैं। यानी मौलिक सेलों के अपक्षय एवं अपर्दन से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं
उनसे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। यानी मूल सेल के अपक्षय एवं अपर्दन से प्राप्त पदार्थ से मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय है वो ताप, दाब, तुषार आदि क्रियाओं के द्वारा हो सकता है। अपर्दन इसके विभिन्न प्रक्रम हो सकते हैं, वायु द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, या अन्य प्रक्रमों के द्वारा भी अपर्दन की क्रिया है वो होती रहती है। तो इससे जो प्राप्त पदार्थ है उससे मृदा का निर्माण होता है। और इसमें क्या मिल जाती है, इसमें ह्यूमस का मिश्रण होता रहता है। इसमें ह्यूमस का मिश्रण होता रहता है। अब जैसे मैंने बताया कि वर्षा के द्वारा इसमें क्या है, आर्द्रता का मिश्रण होता रहता है। रंध्रों में इसके क्या है, वायु है उसका मिश्रण होता रहता है। यानी मिट्टी के भीतर जो छिद्र पाए जाते हैं, रिक्तियाँ पाई जाती हैं, उनमें जल एवं नमी है वो भर जाती है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा है वो एक गत्यात्मक रूप से जैविक और जो विभिन्न खनिज पदार्थ हैं उनका हम क्या कह सकते हैं, इसको मिश्रण कह सकते हैं। यानी मिट्टी है वो खनिज तथा जैविक तत्वों का गत्यात्मक और एक प्राकृतिक मिश्रण होता है। इसमें पेड़ पौधों तथा वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। यानी इसमें एक प्रकार से पौधों एवं वनस्पति को उत्पन्न करने की, उसकी वृद्धि करने की क्षमता होती है। मृदा में वनस्पति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो उपजाऊ तत्व हैं जो कि वनस्पति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं, उनका संग्रह पाया जाता है। उसके संयुक्त होने से ये बनती हैं। इसलिए मृदा में वनस्पति को उत्पन्न करने की क्षमता है वो पाई जाती है। अब इसी में क्या होते हैं, समस्त पौधे वनस्पतियां हैं वो मिट्टी में ही उगते बढ़ते हैं। यानी वनस्पति में इसमें क्या आ जाएंगी, समस्त पौधे, घास, ये सब किस में आ जाएंगे, वनस्पति में। और ये मिट्टी में ही उगते बढ़ते हैं, मिट्टी में ही इनकी वृद्धि होती है, मिट्टी में ही ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मिट्टी में बीज डालते हैं, उससे क्या वनस्पति उगती है। और उसका विकास भी किसके ऊपर आधारित होता है, मृदा। जो मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ वनस्पति का विकास अच्छा होगा, और जो मृदा उपजाऊ कम होगी वहाँ वनस्पति का विकास भी क्या होगा, कम होगा। अब इस प्रकार क्या है कि मिट्टी जो है वो पर्यावरण का एक अत्यंत उपयोगी तत्व हम कह सकते हैं। मिट्टी पर्यावरण का एक अत्यंत उपयोगी तत्व किस प्रकार है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की वनस्पति को इसमें उगती हैं। इसके अलावा मनुष्य के लिए आश्रय है ये। विभिन्न प्रकार की फसलें या मनुष्य का जो भोजन है वो किस पर आधारित है, मिट्टी पर। क्योंकि फसलें, खाद्यान्न फसलें हैं वो किस में उत्पन्न होती हैं, मृदा से उत्पन्न होती हैं। और उसी में क्या है, मनुष्य का भोजन उनसे बनता है। तो इसलिए क्या है, मनुष्य के लिए आश्रय है। और सभी प्राणियों के लिए भी क्या ये आश्रय है, सभी प्राणियों का आश्रय स्थल। क्योंकि ऊपरी परत पर ये सभी रहते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके अलावा छोटे जीव जंतु हैं वो भी क्या है, मृदा में उनका विकास होता रहता है वनस्पति के साथ साथ में। अब जो विभिन्न प्रकार के समस्त जीवधारी जो पाए जाते हैं प्रकृति में, उनका भरण पोषण है वो मृदा से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे शाकाहारी, जो सबसे पहले वनस्पति उत्पन्न होती है मृदा से, और जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो वनस्पति को खा करके अपना भरण पोषण करते हैं। उसके अलावा जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी जीव जंतुओं को खा करके अपना पोषण करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सभी जो जीव जंतु हैं, सभी जो प्राणधारी हैं वो कहीं ना कहीं मृदा से जुड़े हुए होते हैं। तो अब मृदा है वो कुछ सेंटीमीटर, जो मिट्टी की जो गहराई है, यानी ऊपरी परत जो होती है
तो मिट्टी क्या है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर के मिट्टी कुछ सेंटीमीटर से लेकर 50 से 60 सेमी तक गहरी हो सकती है। यानी कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक ये क्या हो सकती है, गहरी हो सकती है। गहराई इसकी कुछ सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये मृदा के निर्माण की प्रक्रिया पर और उसके निर्माण के जो स्तर है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे कई बार हम देखते हैं भूतल पर कहीं पर मिट्टी का अभाव पाया जाता है, भूतल पर कहीं कहीं क्या होता है, मिट्टी का अभाव होता है। मिट्टी का अभाव क्यों होता है, इसकी उपजाऊपन जो होता है वो मृदा में होता है। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, नग्न चट्टानें पाई जाती हैं, नग्न चट्टानें। पाई जाती हैं। तो भूतल पर कहीं पर कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मिट्टी का अभाव पाया जाता है, यानी इसकी ऊपर से जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 50-60 सेंटीमीटर मोटी जो परत होती है वो उसमें नहीं होती। वहाँ पर केवल आधार सेल जो है नग्न सेल के रूप में वो क्षेत्र में वहाँ पर पाई जाती है। तो वहाँ पर मिट्टी का क्या होता है, अभाव। अब मिट्टी के विकास में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। जब जैसे सबसे पहले क्या होगा, मूल सेल। मृदा का विकास हम देखें कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं इसमें। सबसे पहले होती है मौलिक या मूल सेल। मृदा के विकास के लिए सबसे जो आधारभूत तत्व है वो क्या होता है, मौलिक सेल होती है। मौलिक सेल के ऊपर ही आधारित क्या होता है, मृदा का विकास। यानी मृदा का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, मौलिक सेल से। मौलिक सेल से किस प्रकार, मौलिक सेल में अपक्षय व अपर्दन की जो क्रिया है उसके द्वारा क्या होगा, उसका विघटन होगा, टूटेगी, वो छोटे कणों में विभाजित होगी और उससे क्या है धीरे धीरे मृदा का निर्माण है उसमें होता रहेगा। इसके अलावा जलवायु, दूसरा जो तत्व है वो है जलवायु। जलवायु को मृदा के विकास में महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु का प्रभाव मृदा के ऊपर देखने को मिलता है। शुष्क जलवायु में मिट्टियाँ शुष्क होंगी, आर्द्र जलवायु है आर्द्र मिट्टियों का निर्माण होगा। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे लैटराइट मृदा की हम बात करें तो विशेषतः क्या है, अति आर्द्र प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर लीचिंग की जो प्रोसेस है उसके द्वारा वहाँ पर जो लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो जलवायु भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है मिट्टियों के निर्माण पर। इसके अलावा वनस्पति, वनस्पति भी मृदा निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जिस पर वनस्पति जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होगी वहाँ पर मृदा में जीवांश की मात्रा जो है वो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर मृदा जो वनस्पति का अभाव जिस क्षेत्र में पाया जाएगा वहाँ पर क्या है, मृदा की जो उपजाऊपन है वो भी कम देखने को मिलता है। अब इसके अलावा भूमि का जो ढाल है, यानी जो उच्चावच है वो इसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव डालता है। भूमि का ढाल, अब समतल भूमि होगी तो वहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो पोषक तत्व हैं उनका वितरण है वो आसानी से एक जैसा सामान्य देखने को मिलेगा। अगर ढाल ज़्यादा है तो ऊपर के क्षेत्र की जो मृदा उपजाऊ तत्व है वो क्या है, या ऊपर की जो मृदा की परत है उसका अपर्दन हो जाएगा और वो नीचे वाले क्षेत्रों की तरफ चली जाती है। तो इसलिए मृदा का ढाल जो है वो भी मृदा के निर्माण की प्रक्रिया या मृदा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण क्या है, जो ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र हैं या ज़्यादा ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऊपरी भागों में मृदा की जो परत है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जबकि जो समतल मैदानी भाग है उनमें मृदा की जो परत है वो मोटी देखने को मिलती है, उसका उपजाऊपन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब
क्योंकि जो ऊपर के जो प्रदेश हैं उच्च आवास वाले, वहाँ से क्या जल एवं अन्य प्रक्रमों के द्वारा है, जो निम्न प्रदेशों में वहाँ से ऊपरी परत को उड़ा करके या बहा करके अपने साथ दूसरे प्रदेश में ले जाया जाता है। तो वहाँ का जिस प्रदेश में वो जा करके उसका निक्षेपण करती हैं, वहाँ पर मिट्टियों की जो परत है वो ज़्यादा मोटी होगी और उनका विकास भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। इसके अलावा समय अवधि भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यानी मृदा निर्माण है वो एक लंबे कालानुक्रम का परिणाम है। यानी मृदा का निर्माण की जो प्रक्रिया है वह एक बहुत ही मंद गति की प्रक्रिया है और लंबे समय के साथ में मृदा का निर्माण होगा। यानी जितनी ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा उसमें उपजाऊपन का विकास होगा, उतनी मोटी जो मृदा परिच्छेदिका है उसका निर्माण होगा। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या मृदा परिच्छेदिका या मृदा का जो ऊपरी भाग या जो मृदा की परत है उसका विकास त्वरित गति से होगा। इसके अलावा जीव जंतु है और मनुष्य जो है उनका भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इनका अपक्षय एवं अपर्दन की जो क्रिया है उनमें मनुष्य एवं जीव जंतु है उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। तो ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, जिनमें मौलिक सेल, जलवायु, वनस्पति, इसके अलावा भूमि का ढाल है, समयावधि और जीव जंतु हैं वो मृदा के विकास को प्रभावित करते हैं। अब मृदा को लंबवत विभाग यानी धरातल से नीचे की ओर क्या है, मौलिक सेल तक विभिन्न परतों में इसको प्रदर्शित किया जाता है। यानी ऊपरी परत से लेकर के मौलिक सेल तक ऊपरी परत से मौलिक सेल तक यानी लंबवत, ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपरी भाग हो गया और यहाँ पर होगी मौलिक सेल। या इसको हम कह सकते हैं धरातल। यानी धरातल से लेकर के मौलिक सेल तक मृदा को लंबवत अलग अलग परतों में बांटा जाता है। और इनको ये जो ऊपरी सेल से लेकर के यानी इसके जो अलग अलग भाग बनते हैं, यानी मिट्टी के मौलिक सेल तक हम ऊपर से लेकर के जाते हैं, अलग अलग परतों में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा मृदा परिच्छेदिका यानी सोइल प्रोफाइल इसको कहा जाता है। तो धरातल से लेकर के यानी ऊपर से लेकर के मौलिक सेल तक इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसको ए, बी, सी इस तरह से हम अलग अलग जो होरिजन है उनमें इसको हम बांट सकते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका क्रम से 3 सत्रों में इसको बांटा जाता है। पहला स्तर हम इसका कह सकते हैं ए संस्तर कह सकते हैं, ए स्तर कह सकते हैं। उसके बाद में ब और उसके बाद में से, उसके बाद में क्या आ जाती है मौलिक सेल। तो इस तरह से मृदा को ऊपर से नीचे यानी लंबवत हम ऊपरी परत से लेकर के या धरातल से लेकर के मौलिक सेल तक उसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब ये जो परतें होती हैं ये स्थानीय भूस्तर के क्या होती हैं, प्राय समांतर होती हैं, यानी इस तरह से फैली हुई होती हैं। ये भूस्तर के समानांतर ये फैली हुई हैं। अब जैसे ए संस्तर जो सबसे ऊपर का संस्तर होता है तो जिसमें क्या है जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ए संस्तर में सबसे ज़्यादा जैव पदार्थों की अधिकता, यानी ए संस्तर में सर्वाधिक जैव पदार्थ होते हैं। इसके ऊपर जलवायु का, वनस्पति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जितने भी जीवाश्म वगैरह होते हैं वो इसी में सम्मिलित होते हैं, इसी में मिलते रहते हैं। यानी सबसे ऊपरी वाली परत जो है ए संस्तर जो होता है उसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। तो वनस्पतिक दशाओं की भिन्नता के कारण के जैव पदार्थ की मात्रा भी इसमें क्या हो जाती है
भिन्न होती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी जगहों पर जैव पदार्थों की मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिले या एक समान देखने को मिले। जहाँ पर जैसी वनस्पति है, जैसी जलवायु है, उसी प्रकार के जैव पदार्थों की उसमें मात्रा देखने को मिलेगी। तो यह संस्तर जो है उसमें जैव पदार्थ जो है उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो दूसरा संस्तर है यानी बी संस्तर है या ब संस्तर है, उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और साथ में उसके जैव पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ब संस्तर में खनिज पदार्थ तथा जैव पदार्थ पाए जाते हैं। यानी दूसरा संस्तर जो है उसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं और उसके साथ में उसमें खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्योंकि मौलिक सेल की ओर जाएंगे वैसे वैसे खनिज पदार्थों की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ऊपर में वनस्पति से प्राप्त जो यानी जैविक पदार्थ है उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब मूल सेल के ऊपर जो होते हैं यानी सबसे निचला संस्तर जो है जिसको हम सह संस्तर कहते हैं, नीचे वाला संस्तर जो है, इसमें मूल सेल का चूर्ण ज़्यादा पाया जाता है। मूल सेल का चूर्ण, क्योंकि ये मूल सेल के सबसे निकट है तो यहाँ से मूल सेल का अपक्षय अपर्दन होता रहता है और ये चूर्ण जो बनता है वो कौन से संस्तर में पाया जाता है? सह संस्तर में पाया जाता है। तो अ संस्तर है उसमें जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ब संस्तर जो है उसमें खनिज पदार्थ हैं और जैविक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। और जो सह संस्तर है उसमें मूल सेल का चूर्ण उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें मूल सेल के एकदम ऊपर होने के कारण और सबसे निचला स्तर होने के कारण इसमें क्या है, मूल सेलों का चूर्ण ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी इसमें सेल खंड और मूल सेल का चूर्ण है वो देखने को मिलता है। अब मूल सेल जो है इसको हम वैसे तो मौलिक सेल कहते हैं या इसको क्या कहा जा सकता है, साथ में इसको द संस्तर भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन ये वास्तविकता में क्या है, मौलिक सेल है, ये मर्दा नहीं है। मर्दा में सह संस्तर जिसमें मूल सेल का चूर्ण एवं सेल खंड पाए जाते हैं। ब जो है उसमें खनिज पदार्थ यानी मूल सेल का चूर्ण बना उसमें जो खनिज पदार्थ हैं वो और ऊपर से कुछ मात्रा में जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं। और जो अ संस्तर है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, जैव तत्व या जैव पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो ये मृदा परिच्छेदिका या इसको मृदा सोइल प्रोफाइल के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो चरण है, ये जो मृदा का विकास है ये विभिन्न चरणों में होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, मूल सेल जो होती है उसका क्या होता है, अपक्षय एवं अपर्दन यानी विघटन होता है। उसके द्वारा सबसे पहला जो परत बनती है यानी जिसको हम रेगोलिथ कहते हैं, यानी मिट्टी निर्माण का जो आधार बनता है सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है, रेगोलिथ के नाम से उसको जाना जाता है। यानी मौलिक सेल का जो विघटन होने से चूर्ण की प्राप्ति होती है उस चूर्ण को क्या कहते हैं, रेगोलिथ कहते हैं। अब अपक्षय जो कि हम भौतिक, रासायनिक और जैविक किसी भी प्रकार का हो सकता है। द्वितीय चरण में इसका जो वास्तविक मिट्टी है उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यानी इसमें वनस्पति वगैरह थोड़ी उगनी प्रारंभ हुई, उसकी वनस्पतियों की जड़ से जो मौलिक सेल है उसमें दरारें पड़ गई, उसमें जीवाश्म भी सम्मिलित होने लग गए। तो उससे क्या है, उसके जो मौलिक सेल में जो खनिज पदार्थ थे वो अलग हो गए और उसमें दरारें पड़ी, उसमें जीवाश्म वगैरह सम्मिलित हो गई, तो दूसरी परत का निर्माण हो गया। और अंत में जो परत बनती है वो अ संस्तर है। यानी सबसे ऊपर की जो परत होती है वो सबसे अंत में बनती है, अ संस्तर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मृदा निर्माण में जलवायु, समयावधि, मौलिक सेल, जीव जंतु और जो वनस्पति वगैरह है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये सामान्य जानकारी थी मृदा निर्माण के बारे में, मृदा का विकास किस प्रकार होता है। क्योंकि हम एशिया की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो एशिया की मिट्टियों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हमने देखा मृदा परिच्छेदिका 3 भागों में बांटा जाता है। अ संस्तर सबसे ऊपर जो कि सबसे लास्ट में बनता है, सबसे अंत में बनता है, जिसमें जैव पदार्थों की अधिकता होती है। ब संस्तर अ से पहले बनता है, इसमें खनिज एवं जैव पदार्थ दोनों होते हैं। और सबसे पहले जो बनने वाला संस्तर है वह सह संस्तर है, जिसमें सेल खंड पाए जाते हैं। रेगोलिथ से इसका निर्माण प्रारंभ होता है। तो एशिया महाद्वीप की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।